नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो वर्ग है वो था मजदूर वर्ग। सरकार की तरफ से मजदूरों के लिए लगातार कई प्रयास किए जा रहे थे, बावजूद इसके मजदूर वर्ग को मिलते वाले कार्य दिवस भी काफी कम रहे, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट था। लेकिन अब सरकार ने मजदूरों को थोड़ी राहत दी है। केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा के तहत नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया है। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 राज्यों में 5% से कम और 10 राज्यों में 5% से अधिक की वृद्धि हुई है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2022-23 के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नरेगा मजदूरी को 4 रुपए से लेकर 21 रुपए प्रतिदिन की सीमा तक बढ़ाया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा में अधिकतम 7.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2021-22 में प्रतिदिन 294 रुपए से बढ़ाकर 2022-23 में 315 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का रेट हो गया है। सबसे कम 1.7% की वृद्धि मेघालय में हुई, जहां नई मजदूरी दर मौजूदा 226 रुपए प्रतिदिन से 230 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। मेघालय के अलावा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी नरेगा मजदूरी में 2% से कम की वृद्धि देखी गई। असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में नरेगा की मजदूरी में 2 से 3% की वृद्धि की गई है। महाराष्ट्र, ओडिशा, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव में मजदूरी में 3 से 4% की वृद्धि की गई है, जबकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 4 से 5% की वृद्धि की गई है। तो आपको बता दें कि नरेगा की जो मजदूरी दर है वो बढ़ा दी गई है और ये जो बढ़ी हुई मजदूरी दरें हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। अलग अलग राज्यों के लिए ये दरें बढ़ाई गई हैं। पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग मजदूर वर्ग ही था। सरकार की तरफ से मजदूर वर्ग को मिलने वाले कार्य दिवस भी काफी कम थे, जिससे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट था। लेकिन अब सरकार ने मजदूरों को थोड़ी राहत दी है और ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा के तहत नई मजदूरी दरों को अधिसूचित किया गया है। दिहाड़ी में ये संशोधन किया गया है, जिससे मजदूरों को काफी राहत मिलेगी। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 3 राज्य ऐसे भी हैं जहां मजदूरी दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इनमें मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की मजदूरी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। केवल 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 5% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इन राज्यों में हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक और गोवा शामिल हैं। नरेगा मजदूरी दर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के लिए प्रतिदिन 213 रुपए, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 216 रुपए, ओडिशा के लिए 222 रुपए, पश्चिम बंगाल के लिए 223 रुपए और जम्मू और कश्मीर के लिए 227 रुपए है। तो आपको बता दें कि मजदूरी दर जो बढ़ाई गई है वो 1 अप्रैल से लागू होगी। नरेगा दिहाड़ी में संशोधन किया गया है और नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। मनरेगा मजदूरी दरें, जो नई दरें हैं वो 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी।
और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल एक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमान से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक राय जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। दीपक जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मनरेगा मजदूरी की जो दरें बढ़ाई गई हैं, इस फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मजदूर वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो लगातार प्रताड़ित रहा है और खासकर कोरोना के समय में सबसे ज्यादा परेशानी इसी वर्ग को आई थी। तो सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, इस सरकार के द्वारा एक स्वागत योग्य कदम है। इससे थोड़ी बहुत मजदूरों को राहत मिलेगी। देखिए, अभी जो करंट में जो मजदूरी दर थी वो काफी कम थी और थोड़ा बहुत बढ़ोतरी की गई। ये भी बहुत कोई बढ़ोतरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन तब भी एक थोड़ा सा जो है एक कुछ मिलता है चीजों इस तरह के स्टेप से गवर्नमेंट के। जहाँ से देखिए, अभी जो गोवा में सबसे अधिक बढ़ाया गया 295 से 315 कर दिया गया और मेघालय में सबसे कम किया गया 226 से 230। तो थोड़ी बहुत और बढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जो ये है ये कदम जो है एक स्वागत योग्य कदम है, तो इसका तो स्वागत होना ही चाहिए। बिल्कुल। और सर, अगर बात मनरेगा मजदूरी दरों की हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर ये जानना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है कि कई ऐसे राज्य हैं जो अभी छूट गए हैं, इनमें कांग्रेस शासित प्रदेश भी हैं। तो ऐसे में जो ये दरें हैं, क्या वो राज्य सरकार की तरफ से भी बढ़ाई जा सकती हैं? और अगर बढ़ाई जा सकती हैं तो सरकारें इस ओर इतना ध्यान क्यों नहीं देती? देखिए, एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है योजना है, तो राज्य सरकार का रूल थोड़ा कम हो जाता है। और ये कहना ठीक नहीं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ पे दर नहीं बढ़ाएगी, कुछ ऐसे कांग्रेस शासित प्रदेश है जहाँ पे बढ़ाई भी गई। दूसरी तरफ देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी भी जो रिपोर्ट आई थी लास्ट मंथ, पेंडिंग बहुत है अमाउंट, मतलब 700 करोड़ बिहार में, यूपी में 500 करोड़, इस तरह की जो मनरेगा की पेमेंट मजदूरों की वो पेंडिंग है। तो वो बहुत अधिक चिंता का विषय है। आपको ये जो कानून है ये गारंटी देता है कि विद इन 24 आवर्स जो है आपको मजदूरी मिल जाएगी, लेकिन एक 2 महीने 3 6 महीने से पेमेंट इनकी बाकी है। तो शायद इसमें भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। बिल्कुल। और 15 साल की अगर हम बात करें तो मनरेगा मजदूरी दर सर 130 से 135 रुपए ही बढ़ पाई है। तो ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? वाकई में बहुत जरूरत है इस और काम करने की। नहीं, सही बात है कि इसका जो रेट है इसकी एक तरह से महंगाई से भी कनेक्ट होना चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस हिसाब से मजदूरी बढ़नी चाहिए। देखिए, 200 रुपये आप गवर्नमेंट का रेट है, ओपन मार्केट में जाइए उसको 500, 600, 700, 1000 रुपए तक मजदूरी है। तो ये चीज भी गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना होगा। इस तरह से जो मतलब आप 2-4 रुपए बढ़ा उससे बहुत अधिक फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन शुरुआत हुई है, धीरे धीरे गवर्नमेंट अगर बढ़ाती है तो ये चीज अच्छी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के बारे में बात करें सर, तो इससे पहले केंद्रीय श्रम मंत्रालय जो है वो इतना एक्टिव नजर नहीं आता था, लेकिन भूपेंद्र यादव जो खुद प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, जब से उन्होंने मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, नई नई चीजें वो कर रहे हैं, मजदूरों को राहत देने के प्रयास वो कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जाकर श्रम मंत्रालय अपनी एक अच्छी भूमिका में आया है। जी, आपने सही कहा। देखिए, आज जो है सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। गवर्नमेंट का पहला ध्यान होना चाहिए और की सबसे बड़ी चीज रोजगार लोगों को मुहैया कराएं। सबसे बड़ी चीज मजदूरों का है जो सबसे कम, तो एक तरह से उनको आमदनी के साधन है और अमाउंट इतना कम होता है। तो इससे अगर शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आज पूरी गवर्नमेंट, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है एक तरह से बेरोजगारी की दर से मतलब काफी जूझ रही है। तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दिया और सब मंत्रालय को बहुत अधिक एक्टिव होना चाहिए। इतने अधिक मजदूरों की तादाद है, आज जो नौकरियां कम होती जा रही हैं, तो मजदूरों की संख्या इतनी बड़ी हुई है, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट को एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना होगा और जहां भी हो सके इस पर काम करना, चाहे रोजगार के अवसर बढ़ाने हो, चाहे मजदूरी दर में बढ़ोतरी होनी हो। इस तरह की कदम जो है हमेशा स्वागत योग्य रहेगी। दीपक जी, अगर हम पिछले साल की बात करें तो राजस्थान में 1 रुपए मनरेगा मजदूरी की दर बढ़ाई गई थी। उस समय बड़ा हल्ला भी हुआ था क्योंकि गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही थी विपक्षी पार्टियां कि 1 रुपए बढ़ाए तो क्या बढ़ाए, लेकिन 1 रुपए हो सकता है कि हमारे और आपके लिए बहुत कम हो, उन मजदूरों के लिए कितनी अहमियत रखता है जो पूरा पूरा दिन काम करते हैं, और अगर उन्हें 1 रुपए बढ़ी हुई मजदूरी भी मिलती है तो वो उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, उनके लिए भी 1 रुपए बढ़ोतरी जो बहुत अधिक मायने नहीं रखती थी। गवर्नमेंट के लिए तो हो जाती है, करोड़ रुपए का फिगर हो जाता है और गवर्नमेंट जो है अपनी मतलब संख्या की जो राजनीति होती रहती है वो तो कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। 1 रुपए का प्रभाव जो है बहुत अधिक नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज शुरुआत तो हुई, आप 5%, 10% हो सकता है आगे आने वाले समय में ये अगर और भी अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाए रोजगार की तो गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे। तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया, इसीलिए कहते हैं कि स्वागत योग्य कदम होगा। दीपक जी, समावेशी विकास के लिए आप और कौन से कदम जरूरी मान रहे हैं?
अगर हम बात कर रहे हैं समावेशी विकास की, तो वहां पर इन मजदूरों को अगर पीछे छोड़ दिया जाए, गरीबों को पीछे छोड़ दिया जाए, तो किस तरह के विकास की ओर बढ़ेंगे हम? सबसे बड़ी चीज, आप मजदूरी, ठीक है आपने मजदूरी बढ़ाई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज रोजगार के अवसर आप बढ़ाइए। आप चाहे गांव की इकोनॉमी जो है, गांव में जो उद्योग धंधे उनको आगे बढ़ाइए कि लोग गांव से दूर न जाएं। फिर और भी जो एमएसएमई उद्योग है, छोटे छोटे जो मझोले उद्योग है, उनको आप आगे बढ़ाइए। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हुई थी कि आप हर जिले में एक जो स्पेसिफिसिटी है, जो एक विशेष प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड है, तो उस क्षेत्र को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, जिससे मजदूर वर्गों को बहुत फायदा मिले, चाहे गरीब हो चाहे मजदूर हो, उनको सभी को फायदा मिले। लेकिन जो इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हो गया और भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे मतलब स्किल लेवल की जरूरत होती है, पढ़े लिखे की जरूरत होती है, तो वहाँ ये मजदूर वर्ग पीछे रह जाते हैं। तो शायद इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा और मध्यम और मतलब जो छोटे उद्योग हैं, उनको भी तरफ ध्यान देना होगा। वो प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट। बिल्कुल। और राजनीति के लिहाज से इस कदम को किस तरीके से देखें दीपक जी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल एरिया है, वहां पर कांग्रेस पार्टी के वोटर ज्यादा हैं। अब 2024 का लक्ष्य निर्धारित करके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसे में क्या रूरल एरिया में भी इस वोटर को छिटकाने की कोशिश की जा रही है? चाहता है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान दे रही है, तो एक एक राजनीतिक फायदा तो मिल सकता है। 2024 की तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये तो फायदा है, प्रोएक्टिव अप्रोच है कि आप जनता से डायरेक्ट मतलब के पास पहुंच रहे हैं। तो लाभार्थी वर्ग का जो है, जो एक तरह से विस्तार हो रहा है, तो उसका फायदा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है। अगर बीजेपी संसद में है तो उसको फायदा मिलेगा। 2024 हो गया, चाहे हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट ईयर है, चाहे गुजरात का नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव है, तो उससे फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और न्यूनतम वेतनमान को लेकर आपका क्या विचार है सर? क्या इस अधिनियम में भी भारी बदलाव की आवश्यकता है? 1948 से लेकर अब 2022 चल रहा है, क्या इसी तरीके से इन कानूनों को चलते रहने देना चाहिए या इनमें आमूलचूल परिवर्तन करने की वर्तमान समय में आवश्यकता हो गई है? क्योंकि पूरा माहौल बदल गया है, सदियां बदल गई हैं सर, तो इनमें बदलाव क्यों नहीं? जी, आपने सही कहा। देखिए, अब जैसे गवर्नमेंट जो है फिफ्थ पे कमीशन बैठाती है, तो मतलब टॉप मतलब सर्विस क्लास के लिए उनके सैलरी का रिवाइज करने की बात चलती है। और फिफ्थ पे कमीशन बैठा था तो ये था कि पैरेलल जो है जितने प्राइवेट सेक्टर है एट पार करने की बात हुई। लेकिन जहाँ तक मजदूरी दर है, मतलब न्यूनतम मजदूरी दर है और भी जो मनरेगा की दर है, उसमें उसकी उसकी बढ़ोतरी या एट पार होने की बात ही नहीं होती है। और जो मार्केट रेट है, आप मिनिमम देखिए 500-600 रुपये पर डे की मजदूरी है, उसके साथ मनरेगा आधा भी नहीं। तो आज ये कि हम अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो जो मजदूरी दर है, चाहे वो पढ़े लिखे की होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की, जो अपर लेवल की भी जिस तरह का रिवीजन है, जिस तरह से आपने मतलब मेथड डेवलप किया है, तो वो मजदूरी दर में भी होना चाहिए। आप तो मजदूरी दर को भी जो है महंगाई से आप कनेक्ट कीजिए। जो आज महंगाई दर है इतनी बढ़ चुकी है, तभी इसका फायदा होने वाला, अदरवाइज तो कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए, एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद सनवारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मनरेगा की मजदूरी दर बढ़ाई गई है, बहुत ही अच्छा फैसला आप लोगों के द्वारा लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इस तरह के फैसले लिए जाते रहें ताकि मजदूरों की समस्याओं का अंत हो सके। छेड़ा है और आजकल के हालात में देखते हुए जिस तरह से कोरोना के साथ प्रॉब्लम हुई है, जिस तरह से महंगाई की प्रॉब्लम हो रही है, वैश्विक प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतवर्ष सरकार एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा ख्याल आखिरी आदमी जो लाइन में खड़ा हुआ है उसके बारे में करता है। तो मनरेगा का जो 1 अप्रैल से जो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि ये एनडीए की सरकार ये जो मनरेगा का बजट जो है दर ईयर टू ईयर बढ़ाता रहता है, और जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अगर एनडीए सरकार कोई सोचती है तो जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको ही ऊपर लेकर के आकर के ही देश का उत्थान हो सकता है। अगर जीडीपी बढ़ानी है, अगर 5 ट्रिलियन जीडीपी करनी है, तो जो लो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको ऊपर लेकर के आना होगा। और उसी में ये सारे के सारे जो एफर्ट हो रहे हैं कि अभी देखिए सितंबर तक जो कोरोना के टाइम फ्री राशन 80 करोड़ लोगों को दिया था, वो अभी सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। गरीबों को उज्ज्वला स्कीम में गैस फ्री दी जा रही है। वो घरों, अभी कल ही मध्य प्रदेश के पास 5.3 लाख मकान, पक्के कच्चे जो मकान थे जिनके सर पे छत नहीं थी,
तो जब तक जो आदमी लाइन में आखिरी जगह खड़ा हुआ है उसको हम सब लोग ऊपर लेकर के नहीं आएंगे तो भारतवर्ष का उत्थान नहीं होगा। और ये मनरेगा का जो रेट बढ़ाया है 1 तारीख से 5% के करीबन सब कहीं कहीं वेरियस जगह में हुआ है, तो ये भी एक एफर्ट उसी लाइन में है कि जो गरीब आदमी खड़ा है उसका कुछ ना कुछ सहायता हो के वो अपने जीवन यापन में आ जाए। आनंद जी, एएनबी न्यूज भी इसी मकसद के साथ आज इस मुद्दे को उठा रहा है कि अंत्योदय यानी कि अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति है उसकी आवाज को हम सुना सकें, उसकी आवाज हम उठा सकें कि जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं वो फैसले अंत्योदय के लिए काम आ भी रहे हैं या नहीं। मेरा एक सवाल ये भी आनंद जी, ये मनरेगा के तहत मजदूरी तो मिल रही है लेकिन कई जगह ऐसे हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बकाया बहुत ज्यादा है सर। कई मजदूर ऐसे भी हैं जो काम तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें उनका मेहनताना नहीं मिल पाता। तो ये कमियां कैसे रह जाती हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है जो या राज्य सरकारें हैं वो किस तरीके से काम करें? आप सही कह रही हैं। ये एक तो आपने मुद्दा बताया है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। बिकॉज मजदूर तो एक ऐसा आदमी है जो हर रोज कुआं खोदता है और नहीं पीता है, उसके पास कोई धरोहर या पूंजी नहीं होती है। तो ये जो बकाया की जो अमाउंट है, ये अगर बकाया अमाउंट है, ये बहुत सीरियस मैटर है और इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये संज्ञान में लाना चाहिए, भारत सरकार के संज्ञान में भी लाना चाहिए। बिकॉज जब मैं सुनता हूँ ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट आपने बताया है कि मजदूर तो बेचारा जो 300-400 रुपए कमाएगा उसको तो बहुत जल्दी पैसा मिलेगा तभी तो वो रोटी खा पाएगा। लेकिन कुछ जो लेखा जोखा में कमियां रह जाती हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी करूंगा कि जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो अप करते हुए उस मजदूर को जिसने गर्मी में, आज देखिए 39-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और वो हमारे लिए नहर खोद रहा है, सड़कें बना रहा है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए इतने अपना पसीना बहा रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारी सरकार का या स्टेट सरकार का भी ये जिम्मेवारी होती है कि वो सारी जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उनका जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और भारत सरकार हमेशा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ी होगी कि उस गरीब आदमी को उसकी मेहनताना पक्का मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सर, एक मैं मसला ये भी आज उठा रही थी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है उसमें संशोधन की जरूरत महसूस कितनी हो रही है वर्तमान समय में? क्योंकि सर 1948 से लेकर अब 2022 चल रहा है, सदियां बीत गई हैं। बहुत जरूरी है कि इन नियमों में अब संशोधन किया जाए, न्यूनतम मजदूरी को अब ज्यादा से ज्यादा किया जाए। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रही हैं। देखिए 1948 की बात कर रही हैं, वो अब इस वक्त 2022 आ गया है। भारतवर्ष की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी ऑब्सलीट कानून रहे हैं उनको या तो वो खत्म कर रही है या तो उनको रिवाइज कर रही है मुताबिक। तो ये मुद्दा जो है न्यूनतम सैलरी वाला भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और ये भी भारतवर्ष की संज्ञान में, भारतवर्ष की सरकार में संज्ञान आना चाहिए और इसके ऊपर भी पूरा का सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। एक समान काम के बदले एक जैसा वेतन, ये बिल भी आप लोगों के द्वारा पेश किया गया था सर। क्या ये बिल जो पेश हुआ था ये पास भी हो गया था? ये कानून अब काम कर रहा है? क्योंकि इम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो नहीं हो पाती। हम कानून बना लेते हैं, हम नियम बना लेते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है कि पार्लियामेंट जो लॉ मेकर है वो उस आखिरी आदमी का ख्याल सोच करके उसके भलाई के लिए वो बना देते हैं बिल, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है वही कहना चाह रहा हूँ कि उसका फायदा आखिरी छोर पे जो आदमी खड़ा है उस तक पहुंचाने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। बट ये आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर कहीं भी लूप होल है और जिसमें कि उस आदमी का सहायता नहीं हो पाती तो भारतवर्ष की सरकार, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार उसको हेल्प करने में कोई कुताही नहीं करेगी और उसमें हर तरह से हेल्प करेगी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लोकल गवर्नमेंट का, इर्रेस्पेक्टिव हो किस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं। बिकॉज भारतवर्ष का जो आदमी है वो भारतवर्ष का नागरिक है और उसकी सहायता करना, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास भी करना पड़ेगा।
या लोकल भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी प्रयास करना पड़ेगा ताकि उस आखिरी गरीब आदमी को पूरी की पूरी सहायता मिल सके उन कानूनों में। दीपक राय जी, आजादी के बाद से अब तक कितना बदलाव आपने देखा है मजदूरों की स्थिति में? देखिए, मजदूरों की स्थिति में देखिए अगर देखा जाए तो बहुत अधिक आप ये नहीं कह सकते कि बदलाव हुआ, बहुत ही मूलचूल परिवर्तन हुए, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम हुआ है कि पहले से काफी जो है इनको रोजगार के मतलब अवसर जो बढ़े हैं और इनकी मजदूरी दर भी जो गवर्नमेंट की रेट है, तो एक गवर्नमेंट जो रेट सेट करती है तो उसके ऊपर ही चलता है। तो एक चीज इसका फायदा हुआ है और अपने वो मूव किए अपने स्टेट से वो मूव किए हैं, तो तब भी तो उसका जो है वो दूसरे स्टेट में जो है जागरूक को फायदा मिलता है। तो चीजें चेंज हुई है लेकिन बहुत अधिक अभी करने की जरूरत है जी। चलिए ठीक है, एक और मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश राठौर जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मनरेगा मजदूरी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, आपका भी मैं रिएक्शन चाहूंगी। मनरेगा मजदूरी की जो दरें बढ़ाई गई हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। सरकार का एक अच्छा फैसला, सराहना करते हैं आप इसकी? देखिए, सराहना क्या करना, इसमें सराहना की बात ही नहीं है, क्योंकि जो बजट था, पिछला बजट एज इट इज 73,000 करोड़ ही रख दिया गया उसको, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो मानदेय है, मेन उसके मानदेय में सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि 294 रुपया और 300 रुपया से कुछ होना नहीं है मजदूरों को, क्योंकि कोरोना काल में जितने मजदूर घर वापस आए उस मजदूरों के लिए और भी रोजगार की, जैसे 100 दिन से 150 दिन करने का बात हो रही थी, पता नहीं उसमें क्या हुआ। तो अब उतने उतने और अमाउंट उतना ही रह गया, मात्र 73,000 करोड़ रुपया। तो इस रुपये में बांट होगा, कहाँ से गरीबों को दे पाएंगे? महंगाई चरम पर चल रही है, सब कुछ आप देख रहे हैं कि सरकार जो है किस ढंग से पेट्रोल डीजल और अन्य दामों में वृद्धि कर रही है। तो कहाँ से इन गरीबों को भरण पोषण ठीक से हो पाएगा? केवल चावल दे देने से या फिर उसको कुछ अकाउंट में पैसे डाल देने से साल में 2 बार 3 बार, इससे कुछ होना नहीं है। अपने बाल बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? इसलिए इन मजदूरों के हित में भी अच्छा एक निर्णय लेने की जरूरत है, इसके मानदेय में सुधार करने की जरूरत थी, क्योंकि ये 7 साल जब से कांग्रेस शासन से हटी है तब से इनके मानदेय में सुधार करते हुए कम से कम इसकी मजदूरी 400 रुपये प्रति व्यक्ति होनी चाहिए थी, ये नहीं हो पाया। ये सरकार कहीं न कहीं इस मामले में फेल्योर है, गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम कर रही है। क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, आप देखे होंगे कि इससे कितना ज्यादा महंगाई बढ़ गया, लोग मोटरसाइकिल पर कहीं सवार करके जा नहीं पा रहे हैं गरीब लोग। तो ये एक सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है, ये जनहित में काम नहीं हो रहा है। पल्लवी जी, आपकी बात से मैं कुछ बातों से तो सहमत हूँ सर, लेकिन ये जो कदम उठाया गया है श्रम मंत्रालय की तरफ से, इसे आप पूरी तरीके से नकार रहे हैं क्या? कि जो भी 5% से ज्यादा की किन्हीं राज्यों में बढ़ोतरी हुई है, किन्हीं राज्यों में 5% से कम भी हुई है। हो सकता है आपकी और हमारी निगाह में 2, 4, 5, 6 रुपए बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इन मजदूरों के लिए तो बहुत होते हैं सर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैं 5% वृद्धि का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध वो भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे कहा इसके मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए। जो इसका एक मानदेय तय हुआ था कि इतना रुपया, उसमें वृद्धि किया गया, ऑल अमाउंट में उसको वृद्धि करने की जरूरत थी, मैंने ये कहा। और आपके समय में मैं कितना वृद्धि हुई थी सर? यूपीए के बारे में अगर मैं बात करूं तो उस समय ऐसे कौन से बड़े फैसले इन मजदूरों को लेकर लिए गए थे? ताकि मैं आगे की चर्चा फिर आनंद जी से भी करूं, उनसे भी मैं सवाल पूछूं। पहले मैं आपके कार्यकाल के बारे में जानना चाहूंगी। जी, यूपीए के कार्यकाल में उस समय इतनी महंगाई नहीं थी, महंगाई लगभग 100% से ज्यादा भाग गई है। तो इसका मानदेय भी कम से कम दोगुना तो होना ही चाहिए था उस समय से। जब यूपीए ने जिस समय मनरेगा को लागू किया था, ये कानून बनी थी, उसके बाद से लगातार उसमें कुछ न कुछ वृद्धि होती रही, लेकिन महंगाई उस समय इतने चरम पे नहीं था। इस महंगाई के साथ साथ उसके मानदेय में वृद्धि होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ पल्लवी। चलिए आनंद जी, आपने सुन लिया होगा सीके ठाकुर जी क्या कुछ कह रहे हैं सर। उनके हिसाब से मानदेय में वृद्धि बेहद जरूरी है। पल्लवी जी, जी, मैंने अभी राठौड़ साहब को सुना और उनके पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं था कि आपके टाइम में आपने क्या किया। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चलो कांग्रेस की तो अब ये प्रवृत्ति बन गई है कि कोई भी काम करो उसका उन्होंने अपोज करना ही है, और वो अपोजिशन जो अपोज करते हैं चाहे कितना भी कंस्ट्रक्टिव काम हो। मैं राठौड़ जी से पूछना चाहता हूँ
कि 10 करोड़ शौचालय बनाए गए गरीबों के लिए, 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से खाना मिल रहा है, और अब जितनी स्कीम बन रही हैं वो ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अब देखिए, जब तक कि मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार का ये मुद्दा है कि जब तक गरीब आदमी को आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर नहीं लेके आएंगे। कांग्रेस का तो एक मकसद था, नारा देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन वो गरीबी हटा देते रहते थे। लेकिन वो गरीब बड़े सक्षम वोटर्स हैं और उन्होंने समझ बूझ करके कांग्रेस को ही सब जगह से हटा दिया है। मैं नहीं चाहता भारतवर्ष कांग्रेस मुक्त हो। हमें तो चाहिए कि कोई अपोजिशन के लोग हमारे सामने बैठे, लेकिन जितना काम एनडीए सरकार गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेके अब तक किया है, कि मैं फिगर्स है मेरे पास में कि हर घर को छत मिलेगी, हर घर को पानी मिलेगा। देखिए, कांग्रेस के टाइम में क्या बुरा हाल था कि हमारी माताएं बहनें रात का इंतजार करती थी कि वो जाके नाइट कॉल को आंसर कर पाए। अब ये सब चीजें ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन, खास करके वो लोग जो गरीब हैं, कभी सोचा था कि गांव की एक गरीब औरत गैस पे चूल्हा जला के कर पाएगी? अपनी आंखें फोड़ रही थी। कभी सोचा था कि एक गरीब आदमी बड़े अस्पताल में, बहुत बड़े अस्पताल में, फोर्टिस जैसे अस्पताल में जाके 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज कराएगा? कभी सोचा था कि किसी को पक्का घर भी मिल जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब मैं वो योजनाएं गिनाना शुरू करूं तो पूरा घंटा लग जाएगा। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि वो उद्देश्य है कि जो लाइन में आखिरी आदमी खड़ा हुआ है उसको ऊपर उठा के लेके आओ, और जब तक के वो ऊपर नहीं उठेगा, भारतवर्ष की जो जीडीपी 5 ट्रिलियन नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। दीपक राय जी, लेकिन एक आंकड़े ये भी है कि अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की स्थिति देखें तो वो काफी पीछे हो गई है। इसके अलावा आंकड़े ये भी है कि बिलो पॉवर्टी लाइन से भी लोग अब ज्यादा नीचे पहुंच गए हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए फिर ये उम्मीद करना कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम टच कर लेंगे, दोनों चीजों को देखते हुए कैसा आप महसूस कर रहे हैं सर? आपको वाकई में लग रहा है कि जल्द से जल्द हमारा ये सपना पूरा हो पाएगा? इंडेक्स और वर्ल्ड की जो और भी इंडेक्सेस हैं, मैं इसमें बहुत अधिक विश्वास नहीं करता। अगर आप इंडिया की चीजें देखिए, तो अगर और भी चीजें आप देखिए और कंपेयर आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज और भी जो है एशियन कंट्रीज से कंपेयर किए, तो इंडिया बेटर है। लेकिन इन लोगों की जो एक जो वर्ल्ड बॉडीज है, मॉनिटरिंग बॉडीज है, इनका एक अपना नजरिया होता है, एक अलग चश्मा पर उसी नजरिए से देखते हैं। देखिए, स्थिति खराब है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी मजदूरों की स्थिति या रोजगार की बहुत अच्छी स्थिति हिंदुस्तान में है, लेकिन बेटर तो है ही है पहले से। आप ये मानिए कि रोजगार के साधन बढ़े हैं, गवर्नमेंट जो है रिकॉग्नाइज कर रही है। आप देखिए, मनरेगा के इतने दिनों बाद रिवाइज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है कि वो चीजों को सुधार किया जाए। और सबसे बड़ी चीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया जाना जो है, कई जैसे यूपी में आपका 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं हैं और भी जो योजनाएं हैं, तो अगर इस पर सबसे बड़ी चीज क्रियान्वयन पे अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो शायद उससे सबसे अधिक फायदा मिलेगा। योजनाएं तो हैं, योजनाएं तो हमारे बहुत अधिक हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान जो है क्रियान्वयन पर अधिक होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये जरूरी है। बिल्कुल। सीके ठाकुर जी, कुछ एक ऐसी योजनाएं भी हैं जिनका फायदा देखिए मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में महिला स्वयं सहायता समूह जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, उससे काफी महिलाओं को फायदा मिला है। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात अभी दीपक जी हमारे साथ कर रहे थे, उसका फायदा भी हमने देखा है। अब मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई गई है तो इसका फायदा भी निश्चित ही तौर पर मिलेगा मजदूरों को। और कोविड के समय में हमने ये भी देखा सर, लॉकडाउन के समय में इन मजदूरों के लिए कोई आय का साधन था तो नरेगा मजदूरी ही थी। निश्चित रूप से देखिए बढ़ेगा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं बढ़ेगा, वृद्धि होगी, लोगों को कुछ फायदे तो होंगे ही। मैं सर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, आपको मैं बता देता हूँ, ये इंदिरा आवास योजना का दूसरा उसी रूप को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री नाम दे दिया। उनको पता होना चाहिए था कि पहले भी यह योजना थी और गरीबों के पहले भी चावल दिए जाते थे, सब कुछ दिया जाता था, ऐसा नहीं है। उसी योजना को मोदी जी अपना नाम परिवर्तित करके सब कुछ आगे बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ना चाहिए, मजदूरों हित में होना चाहिए। नाम परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, मैं उसका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी आती है अपने सत्ता में वो अपने अपने नाम का प्रयोग करती है, लेकिन कांग्रेस भी सतत प्रयत्नशील रहे कि गरीबों के लिए काम करते रहे, मजदूरों के लिए काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि ये कई नई योजना ला दिए हैं,
जो महिलाएं समिति बना करके गांव में काम करती है, पहले भी होता रहा है, यह कांग्रेस पीरियड से ही हो रहा है। तो हर जगह उस नाम को ये भजाना चाहते हैं, ठीक है करें, क्योंकि सरकार में है तो करें, लेकिन जो रेशियो होना चाहिए, जो गरीबी है आज, ये कह रहे थे कि महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का काम किया, अच्छा किया, सिलेंडर तो दिया, साल में जब से प्रधानमंत्री जी आए तब से एक महिलाओं को 3 सिलेंडर मिल गया नाम बदल करके, लेकिन गैस नहीं भरा पा रहे हैं साहब। वो महिलाएं आज भी फिर से लकड़ी के भरोसे ही जिंदा रह रही है, उनको लकड़ी ही चाहिए, उनको उनको अब गैस भरा नहीं पा रही, उनका पैसे नहीं है उतने गैस भरा पाएंगे। तो ये सब केवल थोथी दलील है भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, ये बेकार की बातें हैं। आनंद जी, ये नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं किया। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री होता है वो काम करता है, देश के लिए करता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात हो रही है इस वक्त, कितने आप लोगों ने घर दिए थे इंदिरा जी के नाम से जो आवास योजना बनाई थी? मैं फिगर दे सकता हूँ, कितने लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन के बैंक अकाउंट थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त आपके राज्य में बैंक अकाउंट खोलने के लिए कितनी प्रॉब्लम्स आती थी। अब देखिए, जीरो जो हमारा जनधन योजना में है, जो भी कुछ यहाँ देखिए, अप्रिशिएट की आपकी पॉलिटिकल कंपल्सन मैं समझ पाता हूँ, आप हमें को हमारा अपोज कीजिए, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपने अच्छे काम नहीं किए, लेकिन समय बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त एनडीए सरकार का एक ही ध्यान है कि वो गरीब आदमी को किस तरह से ऊपर उठा के लेके आए। आप अब देखिए, आपके समय में कोई गरीब आदमी काम करते करते मर जाता था तो क्या होता था? ये एनडीए सरकार ने ही किया कि 12 रुपए में 2 लाख रुपए की इंश्योरेंस उसके लिए किया हुआ है। मैं वो गरीब आदमियों की बात करना चाह रहा हूँ, वो कभी बैंक की तरफ जा नहीं सकते थे। उनके घर में जब अब ये जो त्रासदी हमारे साथ गुजरी है, कोरोना गुजरा है 2 साल से, जिस हालात से पूरी कंट्री रील ही है, और मुझे फक्र होता है कि ये सब जो भी गरीब आदमी है, सारे भारतवर्षियों ने मिल करके इस कोरोना का इतनी जल्दी से मुकाबला किया और हमारी डेथ रेट कम से कम आ पाई। इसमें कंट्रीब्यूशन सबका है। तो अब जो हालात इस वक्त गरीब आदमी के हैं, उसको हम उठाने में जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप उसको सलाह, आप उसकी शाबाशी नहीं करेंगे तो क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि कौन उनके काम के लिए अच्छा काम कर रहा है। और कंपैरेटिव जनता बहुत होशियार है, और ये खास करके आदमी जो आखिरी लाइन में बैठा हुआ है, उसको हम कहते हैं वो गरीब आदमी समझ नहीं पाता, वो पूरा समझ पाता है। वो ना किसी लालच में आता है, ना किसी बहकावे में आता है, और वो जानता है कि कौन सी सरकार जो है वो काम करती है, और वो काम करके, और वो सिर्फ अपने बैलेट की पावर करके वो यूज करता है इतने दिनों के बाद। सर देखिए, भूपेंद्र यादव से उम्मीदें बहुत हैं सर। आनंद जी, भूपेंद्र यादव से उम्मीदें बहुत है सर, और ये वादा तो आप लोगों की तरफ से भी किया गया था कि हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी कि न्यूनतम मजदूरी किस हिसाब से बढ़ाई जाए और कितनी बढ़ाई जाए। वो समीक्षा कब शुरू होगी? बिल्कुल पल्लवी जी, भूपेंद्र जी से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ये मंत्री जी भूपेंद्र यादव जी जिस तरह से मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपको अचंभा होगा। वो सुबह 8 बजे ऑफिस में आके बैठ जाते हैं और रात को 8 बजे बैठते हैं, हर एक चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। बिकॉज हमारा कंट्री 138 करोड़ लोगों का है, और उसमें बहुत सारे लोग वो गरीबी से नीचे, और खास कोरोना के बाद में जिस तरह से हालात हुई हैं, लोगों की हुई है, इवन अमीर आदमियों की भी चीख निकल गई है। तो गरीब आदमी जो हर रोज कुआं खोदता है, तो उसके लिए भूपेंद्र यादव जी पूरे 24 घंटे तात्कालिक तौर से और कंटिन्यूअसली वो कोशिश कर रहे हैं कि उसका फायदा गरीबों तक पहुंचे। और मेक श्योर, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से, माननीय भूपेंद्र यादव जी की तरफ से, बिकॉज ये जो डायनेमिक नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको चार्ज दिया है इस डिपार्टमेंट का, आने वाले समय में
जिस तरह से हालात अभी हमारे विश्लेषक ने बताया कि गरीबों की हालात जो 1947 में थी, जो मजदूरों थी, उसमें पल्पेबल चेंज आई है, पर अभी भी बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। और वो जो कुछ होगा वो सिर्फ एनडीए की सरकार में ही हो पाएगा, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाएगा, और हम करेंगे, हम कटिबद्ध हैं। सीके ठाकुर जी, वो तो कटिबद्ध हैं सर कि जो भी किया जाएगा मजदूरों के हित में ही किया जाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रही है एनडीए सरकार। मैं पल्लवी जी बताना चाहता हूँ, आनंद भाई ने कहा ये बात, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनधन योजना के साथ जितनी खाताएं खुली गरीबों का, यह एक साजिश भी है। नोटबंदी एक देश के लिए साजिश है, एक त्रासदी है इस देश के लिए, ये दोनों चीज। क्योंकि अभी जो महंगाई बढ़ रही है, गरीब चुनाव के समय, चुनाव के पहले गरीब का जो इतना खाता पैसा डाल देते हैं, यह एक रिश्वत है। अभी जो काम कर रहे हैं आप, यह बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव के समय जो मजदूरों के खाते में पैसे जाते हैं, यह चुनाव का तैयारी होता है इन लोगों का, और इससे जो जनता मैसेज जा रहा है, लगता है कि नहीं ये सरकार मेरे लिए सब कुछ है, ये गलत है। नोटबंदी इस देश के लिए त्रासदी था। इस नोटबंदी के माध्यम से जितने गरीब थे और गरीब होते चले गए, मध्यम वर्गीय लोग गरीब होते चले गए। आप बैंक में जाएंगे, आपको बता दिया जाए आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जो पूंजीपति लोग हैं, जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं, बड़े पूंजीपति लोग हैं, उनको बुला करके लोन बिठा करके दिया जाता है। तो इस देश का डेवलपमेंट रुक गया है नोटबंदी के कारण, ये जनधन योजना के कारण। आपको क्या बताऊं, ये फैक्ट है। लेकिन आप इसको कह रहे हैं सारे जितने भी घर में पैसे थे। भारत के अगर हम बात करें सर, तो स्टार्टअप्स के लिए भी तो लोन दिए गए। कितने ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसके लिए बैंकों से उन्हें लोन मिला है? बहुत सारे युवा जो हमारे नजर में है, मुझे लगता है कि 10% युवा को भी लोन नहीं मिल पाया है। बैंक में उसको उसका जो पेपर वगैरह है उसको देखने के चक्कर में वो कहते हैं बैंक आपको लोन नहीं दे पाएंगे। बहुत लोग बैंक से घूम जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीके से किया जा रहा है। आज जितने भी बेरोजगार हैं, बेरोजगारी रह गए, उनको पैसे की दिक्कत, उनकी नौकरियां वह प्राइवेट लोगों को भेज दिया गया, उनको किसी न किसी तरह से डील पर दे दिया गया है। यह सरकार की बहुत बड़ी कमी है, और यह सरकार बहुत चालाकी से जनता के बीच अपना मैसेज पहुंच रही है कि हमने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल ही देश के युवा के साथ, बेरोजगारों के साथ गलत हो रहा है। यह बिल्कुल सही नहीं है इस सरकार की। आनंद जी, कि आपने वो 10 आदमी तो देख लिए जिनको के लोन नहीं मिला, आपने वो 90 आदमी नहीं देखे जिन्होंने के आत्मनिर्भर भारत के बीच में वो लोन लिया है, और आज भारतवर्ष आत्मनिर्भर। देखिए, लोग हमारे एक्सपोर्ट इस वक्त 30 लाख करोड़ से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट। अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। मनरेगा मजदूरी की दरें बढ़ाने पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक राय जी, आप दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे। सर, यूपीए और एनडीए कार्यकाल की यहाँ पर तुलना हो रही है, तो आपसे भी हम समझना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप भली भांति बता पाएंगे कि दोनों के कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्यकाल रहा जहां मजदूरों की ज्यादा सुनी गई? ये अगर देखा जाए, पहले मनरेगा जो एक तरह से आप जो संसद में कहा गया था कि एक तरह से राष्ट्रीय लूट है, काफी भ्रष्टाचार और घोटाले मामले सामने आए थे। अभी जो है देखा जाए, जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है, मैं ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो ये बकाया राशि है, जो 24 घंटे के अंदर देना होता है काम के खत्म होने के बाद, तो उसका जो अभी 6-6 महीने से बाकी है, 500 करोड़ 600 करोड़, ये बहुत बड़ी चिंता विषय है। और इसको ये कि सबसे अधिक प्रभावी ढंग से इसको लागू किया जाए और तुरंत इसको जो है दिया जाए, मजदूरी दी जाए, इसकी जो गवर्नमेंट पर जो है जोर देने की जरूरत है। नहीं तो आप वजह क्या मानते हैं सर, इतना बकाया जो रह जाता है और कई मनरेगा के मजदूर काम भी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल पाते, तो इसके पीछे किसकी लापरवाही है? एक तो लोकल लेवल के देखिए, उसमें ये कि जो कभी कभी ऑडिटर भी उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि हमें प्रॉपर जो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता है, और भी जो फिगर्स नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ट्रेनिंग दीजिए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं,
तो प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करें, उसके बाद उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। ठीक है आनंद जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। सर, बात कर रहे थे हम जनधन खातों के बारे में भी। बड़ा आरोप सीके ठाकुर जी ने आप पर लगाया कि चुनावों के समय उस खाते में पैसे डाले जाते हैं। जी पल्लवी जी, मैं बड़े ध्यान से ठाकुर साहब को सुन रहा था कि जब इलेक्शन आता है तो खातों में पैसे डाल देते हैं। मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में इलेक्शन कब नहीं होते? हम तो कह रहे हैं कि एक बार इलेक्शन करवा दीजिए, जो आप मानते नहीं है। हम तो पार्लियामेंट में डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्शन एक बार नहीं सारे भारतवर्ष में करवा दीजिए। तो अगर इलेक्शन होने की वजह से आप क्या सोचते हैं कि हम उन गरीबों के खातों में पैसा ना डालें? दूसरा, इन्होंने कहा कि जो आत्मनिर्भर या लोकल फॉर ग्लोबल, आपके नेताजी राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत जो है हिंदुस्तान भारतवर्ष में पॉसिबल ही नहीं है। अब आप देखिए जिस तरह से यूथ न्यू स्टार्टअप, जिस तरह से यूनिकॉर्न, लेडीज, क्या लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इवन जो कारीगर हैं, वो लोन लेकर के बैंकों से, और मेजोरिटी में लोन मिलता है और उससे वो काम करके अभी भारत सरकार के, हमारी सरकार के दौरान में 30 लाख करोड़ का निर्यात लोकल प्रोडक्ट्स का हुआ है। जो हमारी लोकल आर्ट्स हैं, जो गरीब गांव में, हम चाहते हैं कि जो लोग हैं गांव में ही रहें, गांव को ही डेवलपमेंट करें। अब हर एक गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है, हर एक गांव को क्या कहते हैं कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है, और ये सारे इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ा जा रहा है। आज भारतवर्ष में 100 करोड़ के स्मार्टफोन हो गए हैं। ये सब चीजें उत्थान की तरफ दिखा रहे हैं कि भारतवर्ष आगे जा रहा है। आप भी आइए, हम सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के उस गरीब के बारे में सोचें। अभी राय साहब ने बताया जो पैसा बाकी रह जाता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करूंगा, बिकॉज ये पैसा पब्लिक मनी है और एवरी मनी हैज टू बी काउंटेड। उसका ऑडिट होता है और उस ऑडिट को उस जगह भेजना पड़ता है जहाँ से पैसा रिलीज होता है। तो राय साहब ने सही कहा, अगर वो ऑब्जेक्शन होती रहती है तो पैसा रुक जाता है, बट तकलीफ किसको होती है? उस गरीब आदमी को जिसने अपना पसीना बहा करके मेरे लिए, हम सब लोग के लिए सड़क बनाई, कुएं खोदे। अब देखिए, अब कुएं की बात जब आई है तो अभी परसों ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक एमपी, हमारे एमपी को, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे एमपी, चाहे वो बीजेपी के, कांग्रेस, 75 आप वो कुएं खोदिए, तालाब बनाइए, बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पानी की आ रही है। जब आप हर एक एमपी 75 तालाब बनाएगा तो सारे, मैं कहता हूँ कांग्रेस वाले भी आए, सारे पार्टी आए, आपका देश तो आपका भी है, खाली क्रिटिसाइज मत कीजिए। कुएं तो चलिए ठीक है सर, उन्होंने कहा, लेकिन आप लोगों ने तो गांव भी गोद लिए थे ना, उन गांवों के क्या हाल हैं? जी नहीं बिल्कुल, देखिए ये जो गांव जो गोद लिए थे और हर एक एमपी को जो उस तरह से, और जिस तरह से एमपी को पैसा अलॉट किया गया, वो पैसा सिर्फ डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया। लोगों को गलतफहमी हुई कि वो 5 करोड़ रुपया उसकी जेब, मतलब उसको मिल गया। नो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से तो गाँव का जो उत्थान है इस वक्त सबसे पहले ग्रामीण डेवलपमेंट भारतवर्ष की सरकार के सामने बहुत प्रायोरिटी के ऊपर है। किसने देखा था गांव में जाकर के सड़क भी चली जाएगी, बिजली भी चली जाएगी। आज यूपी जो सबसे बड़ा स्टेट है उसमें सभी जगह पे बिजली मिल रही है। तो लोगों को तो अचंभा लगता था कि बिजली आ गई, लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी। तो अब ये भारतवर्ष उत्थान की तरफ चल रहा है और आने वाले समय में, आने वाले टाइम में सबके कोऑपरेशन से, मैं ये कह रहा हूँ कि खाली एक आदमी कुछ नहीं कर पाता, सबका कोऑपरेशन चाहिए। और जितना कोऑपरेशन हम भारतवर्ष की एनडीए सरकार को, हम बीजेपी को मिल रहा है, उसको मैं नतमस्तक हूँ। सारे लोगों ने जो झोली भर भर के वोट दिए हैं तो वो अपेक्षा बढ़ जाती है। जैसे आपकी भूपेंद्र यादव जी की तरफ से अपेक्षा बढ़ी कि वो लेबर मिनिस्ट्री में आके बहुत कुछ करेंगे, तो वो कर रहे हैं। आपके चैनल से माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले समय में ये भारतवर्ष और ऊपर उठेगा और गरीब आदमी जो गरीबी से बाहर आएगा तभी जाकर के भारतवर्ष वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर आ सकता है। चलिए ठीक है ठाकुर जी,
एक चीज है सर, देखिए अर्बन वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है, लेकिन रूरल वोट बैंक अभी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, ऐसा मानते हैं और ऐसा है भी। अब जब इस तरह की योजनाएं निकाल रही है सरकार, मनरेगा मजदूरी बढ़ेगी, जनधन खातों के जरिए, आपके हिसाब से भले चुनावों के समय जा रहा होगा पैसा, चलिए पैसा तो जा रहा है, उसके अलावा 6,000 देती ही है गवर्नमेंट, पीएम मोदी की तरफ से वो पैसे जाते ही हैं, तो रूरल वोट बैंक जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा माना जाता है वो भी आपसे छिटक सकता है सर? देखिए, जब मुस्लिम आएगा, हिंदू राष्ट्रवाद आएगा, ये सब मुद्दे जब भटकाते हैं लोग, तो वहाँ तो भटकना लोगों को तय है, क्योंकि भारत की जनता बहुत भोली है। अभी आनंद साहब कह रहे थे कि लोगों को गांव में सिमट करके गांव में रखा जाए, उनको वहीं पे रोजगार दिया जाए, फिर ग्लोबलाइजेशन की बात कहाँ चली गई? जो हिंदुस्तान कह रहे थे कि हम पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे, जहां हम कांग्रेस सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई, पांच रत्न कंपनियां बनाई, वो वहां से उनको बंद करके आप उनको लोगों को समेटना चाहते हैं गाँव में। अरे उनको तो आपको हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाइए, बड़ी बड़ी कल कारखाने, लोगों को नौकरी दीजिए, उसके बाद वो आगे बढ़ पाएंगे। उनका सैलरी आपको पता है कितना हो पा रहा है? आप जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है आनंद साहब, उस ढंग से लोग वहां नहीं टिक पा रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये मत करिए, लोगों को गांव में मत समेटने की कोशिश करिए, उनके इनकम को बढ़वाइए। जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, 100% से ज्यादा महंगाई चली गई है, उसके इनकम को बढ़वाने की कोशिश करिए ना। आप कहना कि गांव में सिमट करिए, ग्लोबलाइजेशन की बात मत करो, गांव में अपना काम देखो, इंटरनेट है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास भोजन नहीं मिल पाएगा, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे स्कूलों में, अच्छे जगह में। आप सारे सिस्टम को देखने की जरूरत है। ऐसे तो ठाकुर जी गांव खाली हो जाएंगे सर। अब कोई गांव में ही रहना चाहता है, अपने घर ही रहना चाहता है, और वहीं पर अगर उसे रोजगार दे दिया जाए तो इसमें बुराई है क्या? और अगर हर कोई शहर की तरफ भागेगा सर तो गांव खाली हो जाएंगे। और पलायन ही तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि या तो देश के बाहर लोग जाना चाहते हैं या फिर बड़ी बड़ी सिटी में मूव करना चाहते हैं। गांव खाली नहीं होता पल्लवी जी, वहां से 10% 20% लोग बाहर जाते हैं और उसके माध्यम से और भी लोग डेवलप करते हैं। आप पिछले पुराने इतिहासों को उलट करके देखिए तो ऐसा नहीं कि पूरा गांव का गांव खाली हो जाए। गांव में भी खेती लोग करते हैं, सब कुछ है। जिनका जो श्रमिक लोग हैं, श्रम कर पाते हैं तो वो करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर जाकर के नौकरी करते हैं, उनका इनकम बढ़ता है, तो वो भी घर को पैसा भेजते हैं, गांव को पैसा भेजते हैं। ये सिस्टम है हमारे जो बनते आ रहा है, उसको ये लोग बर्बाद करके रख दिए हैं। आनंद जी। पल्लवी जी, देखिए ठाकुर साहब ने अपनी कांग्रेस की मानसिकता दिखा दी कि अगर भारत सरकार, मेरी सरकार, उन गांव के लोग जो अपने घर में रहते हुए उनका उत्थान करें तो उसको तो ये पलायन कहते हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता है, मैं इनको कोई कसूर नहीं कहता हूं कि ये ऐसी बातें करें। अब ये कहना चाह रहे हैं, आपने एक कमेंट दिया कि बीजेपी का वोटर यूजुअली अर्बन था और रूरल वोटर जो था वो कांग्रेस का होता था। यस, बहुत साल पहले होता था, लेकिन अभी मैं आपका ध्यान सिर्फ पिछले पांच इलेक्शन हुए हैं, जो मिनी उसको जनरल इलेक्शन कह लीजिए, कांग्रेस कहाँ खड़ी है? यूपी में जितने गांव हैं तो 2 सीट पे सिमट गई है सब जगह से। कांग्रेस का जो है सोच, कांग्रेस ने ये सोच लिया है, वो हताशा में आ चुकी है और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रही है। मैंने तो ठाकुर साहब ये कहा था कि गांव का उत्थान करना है उनको। कोई घर छोड़ के जाना नहीं चाहता, ना आप घर छोड़ के जाना चाहेंगे, ना मैं घर छोड़ के जाना चाहूंगा। अगर मुझे वो फैसिलिटीज वहीं मिलती हैं, अगर मुझे बिजली मिलती है, मेरे बच्चों को पढ़ाई मिलती है, जो आपके टाइम में कुछ नहीं किया। आपने कुछ बड़े बड़े लोगों की बात की क्योंकि वहाँ कमीशन मिलता था। चलो मैं आज वो टॉपिक नहीं जा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतवर्ष की सरकार पूरी तरह से सक्षम है और आने वाले समय में हमारा तो जो गांव, हमारा शहर से गांव की तरफ डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये गांव का डेवलपमेंट तभी होगा जब सड़क मिलेगी, पानी मिलेगी, बिजली मिलेगी, उनको फाइनेंसेस मिलेंगे। आप ये कहना कि जी इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन तो 12 महीने ही हमारे हिंदुस्तान में रहता है, तो कृपया जो अच्छा काम, उस गांव का हालात देखिए जहाँ बाथरूम बने और जो लेडीज बेचारे, आप देखिए, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक, फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, फॉरगेट अबाउट बीजेपी, राष्ट्र के बारे में सोचिए, वो भी एक इंसान है। आप फिर से पाषाण युग में ले जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, फिर से पाषाण युग में, अंधकार युग में
आप उसको पानी दे देंगे तो पाषाण युग में चले गए। अगर उसको कीड़े वाला पानी, जो आप कीड़े वाला पानी पिलाते थे आप, उसको अगर फ्रेश वाटर जो है मिल जाएगा तो पाषाण युग में चला गया। आप ये मानसिकता छोड़ दीजिए। भारतवर्ष की जनता बहुत सशक्त हो गई है। वो नारा गरीबी हटाओ वाला नहीं चलता। अब वो जो गरीब हैं वो समझ गए और आपको सिमेट दिया है। और मुझे दुख हो रहा है कि आने वाले कई सालों तक भी, आज वो टॉपिक नहीं था, आज टॉपिक था सिर्फ गरीबों के उत्थान के बारे में। पाषाण युग नहीं है। आप किसको पाषाण युग कहते हैं? अगर पाषाण युग को कहना चाहते, मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में जहाँ पे अगर पत्थर मिलता है वो मूर्ति बनाए और उसको आप पाषाण युग कहते हैं। उस मूर्ति को हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, लोकल फॉर ग्लोबल सब कहेंगे। लेकिन आप जैसे लोगों को भी चाहिए इसको पाषाण युग ना कहिए। वो जो गांव में बैठा हुआ इंसान है वो भी एक इंसान है, उसकी भी इच्छाएं हैं। वो शहरों में बैठे वाले आदमी की तरफ देखता है तो उसको ऊपर आने दीजिए। आप जो कुछ काम हम कर रहे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पर ये मत कीजिए राहुल गांधी जी ने कि पार्लियामेंट आत्मनिर्भर भारत हो ही नहीं सकता। अरे हो गया, आपके बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये आपके कहने की बात है। देखिए, आप गरीब को खा गए हैं, आप गरीबी नहीं, आप गरीब को खा गए हैं। पूरे पूंजीपति के लिए सरकार काम कर रही है। आपके टाइम जो भूखे लोग मरते थे वो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम ही नहीं कर रही। उनको आप निर्भर बनाना चाहते हैं, आप क्या देना चाहते हैं उनको? आप नहीं चाहते हैं कि राजस्थान के लोग दिल्ली में जाकर काम करें, दिल्ली का लोग पंजाब में जाकर के काम करें। आप एक दूसरे के इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पाषाण युग में लोग जहाँ से वहीं पड़े रह जाए। आप बिल्कुल ट्रेन बंद कर दीजिए, हवाई जहाज बंद करवा दीजिए, जो जहाँ वहीं पड़े रह जाए, केवल सुविधा देते रहिए। ऐसा नहीं है। एक संस्कृति का आदान प्रदान को आपने रोकने का काम कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़े। आप संस्कृति का आदान प्रदान क्या, गाँव में संस्कृति कोई डिफरेंट है? गांव का आदमी बिल्कुल डिफरेंट है। हर एक दूसरे को सीखने का मौका मिलता है। सब सुन रहे हैं भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ कि यदि पंजाब में कोई इंडस्ट्री लगती है तो पूरे हिंदुस्तान के लोग जाते हैं। लोग एक दूसरे के कल्चर को समझने का प्रयास करते हैं और लोग एक दूसरे को समझते हैं कि भाई हमारा हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं, इन राज्यों से आए हैं, इनकी संस्कृति है, इनका धर्म ये है। आप बिल्कुल लोगों को रोक देना चाहते हैं। आप गरीब को गरीब बना देना चाहते हैं। सीके ठाकुर जी, आप इस बात को समझिए सर। देखिए, अभी हमने ये भी देखा कि राज्य अब कुछ इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी, आप राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में अगर कोई इंडस्ट्री लग रही है तो राजस्थान सरकार की प्रायोरिटी यह है कि उस इंडस्ट्री में राजस्थान के लोगों को काम करने का ज्यादा मौका मिले। अब हर राज्य सरकार की ये प्रायोरिटी होता जा रहा है सर। हरियाणा सरकार ने तो इसके लिए कोशिश भी की थी, हालांकि वो मसला अभी लटका हुआ है कोर्ट में। तो अब जब इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो फिर किस तरीके से आप आने वाला भविष्य देख रहे हैं? क्योंकि राज्य सरकार तो अपने राज्य के लोगों की चिंता ज्यादा करेंगे, तो गांव के लोगों को अगर वहीं पर रोजगार मिले तो वो फोकस रखना ज्यादा जरूरी है ना। देखिए, जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का एम्प्लॉय होता है वो वहीं से लिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर जो भी होते हैं उनको बाहर से भी अडॉप्ट किया जाता है कि जिसके जो सबसे अधिक कौन सा यहाँ पे अपना ब्रेन दे सकता है, कौन सा अपना टेक्नोलॉजी यहाँ अप्लाई कर सकता है, वो बाहर से करते हैं। जो ग्रेजुएट होते हैं या ग्रेजुएट से ऊपर होते हैं वो जो व्यवस्था होती है वो दूसरे राज्यों से अडॉप्ट किया जाता है। और 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की व्यवस्था उस राज्यों से ही लिए जाते हैं ताकि वहाँ के लोकल डेवलपमेंट भी हो सके और वहाँ के लिए और भी डेवलपमेंट बाहर से आकर के जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं या बड़े पद के लोग होते हैं वो आगे कर सकते हैं। IAS IPS सब इसलिए ट्रांसफरेबल होता है वो जॉब। इसलिए ऐसा नहीं है, व्यवस्था में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड को वहाँ लेना ही चाहिए, हर राज्य का नियम है। चलिए, अब ये अंत्योदय पर फोकस कर रही है एनडीए की सरकार। सर, देखते हैं कि वो जिस मंशा के साथ ये योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो मंशा उनकी पूरी होती है या नहीं। फिलहाल मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद कहूंगी, आप चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो मनरेगा मजदूरी दर बढ़ाई गई है और इस फैसले का कोई समर्थन कर रहा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। बात विपक्ष की करने तो विपक्ष का यही कहना है कि मानदेय बढ़ाने की ज्यादा आवश्यकता है। खैर, लगातार एनडीए सरकार अंत्योदय के बारे में बात कर रही है, अंत्योदय उत्थान के बारे में बात कर रही है। अब उम्मीद की जा सकती है कि जिस मंशा के साथ सरकार काम कर रही है वो मंशा उनकी जल्द से जल्द पूरी हो। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।